सो स्टूडेंट्स, हम लोग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पार्ट पढ़ रहे हैं। उसकी कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमें पढ़ना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है इन एरोबिक कंडीशन। कल हम लोगों ने देखा था एरोबिक एनाएरोबिक भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि एरोबिक का मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन की हेल्प में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। लेकिन अनएरोबिक मतलब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो उसे कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सी पेज नंबर 13. Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need. मतलब हम लोग जितना भी कुछ खाना खाते हैं दिन भर में, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे बॉडी? कार्बोहाइड्रेट को। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ही कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी मिलती है, वो हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। हमारी जो बॉडी होती है वो ATP के फॉर्म की जो एनर्जी रहती है उसी को यूज़ कर सकती है। फॉर दिस पर्पज़ ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन सेल्स। इसके लिए क्या करना पड़ता है? ग्लूकोज मतलब ही कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। सो ये ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप वो ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उसका कन्वर्शन करते हैं ATP में। दिस इज़ कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने कल भी पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड स्टफ हम खाते हैं उसको ऑक्सीडेशन होने के बाद में एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है शुगर या ग्लूकोज, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसे ही हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration occurs among the living organisms by two methods. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन होता है अगर इन्वॉल्व तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है तो उसे कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो अब ये 3 स्टेप्स कौन सी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, so first we are going to see glycolysis. फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। इसी को दूसरा नाम दिया गया है EMP पाथवे। EMP पाथवे से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस को ही EMP पाथवे कहा जाता है। सी द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर का, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर आपको सेल याद नहीं है तो एक बार आपको वो देखना पड़ेगा। ओके, सो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर कवरिंग होता है, वो वहाँ तक पूरी सेल जो होती है वो लिक्विड पोर्शन से भरी हुई होती है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये कहाँ पर अकर होता है? साइटोप्लाज्म में। उसमें क्या होता है देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 molecules ऑफ ईच दैट इज पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। मतलब क्या हो रहा है, ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ग्लूकोज का और उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसमें क्या मिलता है हमें? पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और वाटर यानी कि H2O। ओके, ये 4 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट टाइम जब वो ऑक्सीडाइज होती है ग्लूकोज। ओके, NADH2 ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, लेकिन इसे भी हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है, उसे भी पहले कन्वर्ट होना पड़ता है ATP में। तो हमें यहाँ पर कितने 2 ATP मिले। ओके, और बाकी का जो है पायरुविक एसिड है, NADH2 है, वाटर है, इसका और फिर से ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली कंप्लीट हो ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड अभी और कन्वर्ट होगा दूसरे फॉर्म में। सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। यानी कि दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हमें मिले थे, उसका कन्वर्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम A नाम के मॉलिक्यूल में। 2 molecules ऑफ NADH2 भी तैयार होते हैं इस प्रोसेस में, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम A प्लस 2 molecules ऑफ FADH2 प्लस CO2। CO2 जो हमारी बॉडी में तैयार हुआ है वो रेस्पिरेशन से बाहर चले जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जो इतना इसमें फॉर्म हुआ है वो अपनी बॉडी में मिक्स हो जाएगा और NADH2 है इसका फिर से आगे और स्टेप बाय स्टेप इसका भी ATP में कन्वर्शन होगा। ओके, सो क्या क्या हुआ यहाँ पे?
फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का कन्वर्शन हुआ, पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर से पायरुविक एसिड का कन्वर्शन हुआ एसिटिल कोएंजाइम A में, उसके साथ में और मिला NaDH2 और CO2। अब जो दूसरी साइकिल है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो दूसरी स्टेप है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी को दूसरा नाम है क्रेब साइकिल। ठीक है, ये क्रेब नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रिसर्च किया था, इसलिए इनका नाम इस साइकिल को दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A जो हमें कहाँ मिला था, ग्लाइकोलिसिस में। तो ये जो प्रोसेस कहाँ हो रही थी ग्लाइकोलिसिस की, साइटोप्लाज्म में। पर जो एसिटिल कोएंजाइम A जो साइटोप्लाज्म में तैयार हुआ था वो कहाँ एंटर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है और फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होती है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये एसिटिल कोएंजाइम A के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फिर एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस cyclical process and molecules CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived। क्या हो रहा है कि वो जो एसिटिल कोएंजाइम A है उसका कन्वर्शन होता है CO2, H2O, NADH2 और FADH2O में। ये 4 मॉलिक्यूल्स हमें एसिटिल कोएंजाइम A से मिलते हैं। अभी भी देखो, अभी भी हमारा कन्वर्शन पूरी तरीके से ATP नहीं हुआ है, ATP में नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये साइकिल कंटिन्यू होगी। ओके, कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक इसका पूरी तरीके से कन्वर्शन ATP में नहीं होता है। अब ये जो CO2, H2O, NADH2 और FADH2 तैयार हुए हैं, इसका और आगे कन्वर्शन होगा ATP में, इसलिए अभी भी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज अबाउट द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। See the third step, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, पेज नंबर 14। यहाँ पर क्या होता है, इसी को दूसरा नाम है ETC रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और FADH2 जो कि कहाँ फॉर्म हुए थे, सेकंड स्टेप में, दैट इज़ क्रेब साइकिल में। तो ये जो FADH2 और NADH2 है, इनका फिर से कन्वर्शन होता है। Molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above process participate in electron transfer chain reaction। मतलब अब तक के जो 2 स्टेप हमने देखे, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, इन दोनों में जितने भी NADH2 और FADH2 बने हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। Due to these, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP formed from FADH2 molecules। मतलब जितने भी NADH2 बने हैं उनसे 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब एक NADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगा, और जो NADH2 के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP मिलेंगे और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP तैयार होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में। बिसाइड ATP वाटर मॉलिक्यूल आल्सो फॉर्म, मतलब ATP के अलावा इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी तैयार होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। जो हमने क्रेब साइकिल देखा था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखा था, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन भी कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का हुई थी साइटोप्लाज्म में। Thus the molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecule of CO2 and H2O are produced along with the energy। अभी क्या हो गया, कंप्लीट ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो फाइनली पूरी तरीके से ATP में कन्वर्ट हो गया। मतलब अभी अब हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करने लायक ATP के फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, ये जो तीनों स्टेप्स हमने देखे 100% इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। अब हमें इसे एक बार रिवाइज करेंगे। सी, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, उसी को दूसरा नाम है EMP पाथवे। ये कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। आप लोग देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में बना के दिया है आपको। एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे मिलेंगे 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH2 और 2 H2O। फिर उसके बाद जो पायरुविक एसिड है उसका कन्वर्शन होगा एसिटिल कोएंजाइम A
2 NADH2 और CO2 गैस जो कि रिलीज़ होके बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और तैयार करेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O जो कि बॉडी के सेल पे मिक्स हो जाएगा, और फिर रहेंगे NADH2 और FADH2। और अभी भी ये ATP में कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए क्या होगी, बॉडी इसको और केमिकल रिएक्शंस करेगी और पूरी तरीके से ATP में कन्वर्ट करेगी। अब ये NADH2 और FADH2 जो है इनके ऊपर फिर से चेन रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही। वो स्टेप का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो NADH2 होते हैं उससे 3 ATP तैयार होते हैं। एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से बनेंगे 2 ATP। ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई है इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। 100% इसकी कोई ना कोई स्टेप पूछी जाती है और अदरवाइज़ पूरा भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। सो आपको शॉर्ट में ये लिखते आना चाहिए ये वाले रिएक्शंस याद करने के बाद। ओके, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। So this is about the aerobic oxidation of glucose molecule. Finally ATP तैयार होता है और हमारी बॉडी इस ATP को यूज़ करके एनर्जी प्राप्त कर सकती है। सो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको जितना मैंने भेजा है ये अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के आप मुझे सेंड करोगे। ओके।